हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। दरअसल सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और किसी भी सब्सटेंस को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो तो वो किसी न किसी प्रकार का बिहेवियर जरूर शो करता है। मटीरियल्स के मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होते हैं, अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हमने मटीरियल्स को, सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो है डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। ये टर्म्स बहुत एक दूसरे क्लोज हैं और एक से इंटररिलेटेड हैं, फिर भी इनमें डिफरेंस है, ये एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर जो नए टर्म हमने पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। इन टर्म्स को हमको सीखना जरूरी है ताकि आपको जब हम ये टर्म्स यूज करके प्रॉपर्टीज को बताएं तो आपको क्लैरिटी रहे। तो जो पहला टर्म हम लोग इसमें यूज करते हैं उसको नोट करते हैं एच से। एच को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दरअसल एच का पूरा हम लोग अगर नाम देखें कि एच क्या है तो दरअसल एच मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब होता है कि एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का पूरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि एच मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है और मैग्नेटाइजेशन जो है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। दोनों की यूनिट एक जैसी होती है, जो हम लोग जल्दी पढ़ने वाले हैं और फिर भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने के बाद भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और जो थर्ड टर्म है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने जिसको बायो-सेवर्ट लॉ में और एम्पीयर सर्किट लॉ में जो टर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज किया उसको बी से डिनोट करते हैं। दरअसल इसको मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आपको याद रखना है कि एच का फुल फॉर्म ही होता है, पर मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम लोग एच बोले तो आप सिर्फ उसको कहना है कि एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसी तरह से आई कहा जाए तो आई को आप सिर्फ कहना है ये मैग्नेटाइजेशन है। प्लीज नोट कीजिए। तो जो पहला टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट है। तो हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड at a point is equal to magnetic force experienced by unit north pole at that point. मैग्नेटिक इंटेंसिटी टर्म जो है उसका रिलेशन दरअसल करंट और टर्म से होता है। आपने सुना होगा, हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इन वैक्यूम जो है ये होता है V नॉट इज इक्वल टू, उनको वैक्यूम V नॉट डिनोट करते हैं V नॉट NI। यहां पे जो टर्म NI है, H इज द क्वांटिटी रिलेटेड टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पे जो टर्म NI है इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हियर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इक्वल टू होता है MI, H इक्वल टू MI। इसकी SI यूनिट लिखेंगे हम लोग। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इक्वल टू होता है N नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इनटू एम्पियर। तो N जो होगा टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एम्पियर
स्मॉल एन का नाउन टर्म पर मीटर होता है तो उसको हम लोग मीटर लिखते हैं, पर टर्म कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर भी होती है, क्योंकि टर्म्स को काउंट नहीं करते हैं। प्लीज नोट कीजिए। जो सेकेंड टर्म हमको पढ़ना है वो है मैग्नेटाइजेशन। हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेता है। तो वो जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है पर यूनिट वॉल्यूम, एक्वायर्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वो जितना मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, जिसको कुछ लोग इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू एक्वायर्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए। व्हेन a substance is placed in a magnetizing field or magnetic field, the substance is magnetized and acquires a magnetic moment, magnetic dipole moment m. This acquired magnetic moment of the substance is called magnetization. Magnetization of the substance equal to acquired magnetic moment by the substance divided by volume of the substance होता है। ये आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक आयरन का बार, तो उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा बेटा। तो आप देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, बार शेप में है ये। तो ये जो इसका मान ये जो इसका पार्ट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है और इसकी लेंथ जो है वो 2 है। आयरन से कोई पीस हमारे पास, ठीक है। तो दरअसल हम लोग लिख सकते हैं जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी में तो वो मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेगा। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटाइजेशन जो है कैपिटल मैग्नेटाइजेशन डिनोट हमने आई से इक्वल टू होगा एक्वायर्ड मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कैपिटल एम डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। या होता है इसे इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है। आप जानते हैं कि देखिए अगर इस क्यूबॉइड शेप के बार पीस का वॉल्यूम है उसको हम a into 2 लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम के प्लेस में a into 2 लिख लीजिए और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो लिखा जा सकता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द बार। तो यहाँ पे आप देखिए लिख सकते हैं I इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट कैपिटल M के प्लेस में m into 2l और ये हो जाएगा a into 2l हो जाएगा। 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा I इक्वल टू स्मॉल m by 2a। तो मैग्नेटाइजेशन को इस तरह से भी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू एक्वायर्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन भी लिखा जा सकता है। प्लीज नोट कीजिए। तो अब आई की एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो डिफाइंड एज एक्वायर्ड पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपको लिखना है, राइट। तो इसकी यूनिट भी एम्पीयर पर मीटर होती है और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हम इसके पहले पढ़ा उसकी यूनिट भी एम्पीयर पर मीटर होती है, आपको याद रखना है। मैग्नेटाइजेशन को एक तरह से और भी डिनोट किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं I इक्वल टू bm अपॉन E0। देखिए हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से उस सब्सटेंस के अंदर एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग bm बोलते हैं। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और उसको परमिबिलिटी से हम लोग डिनोट करें। नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम है, तो उसको इससे डिफाइन किया जा सकता है। तो एक डेफिनेशन ये भी है मैग्नेटाइजेशन इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड developed due to magnetization of the substance and permeability ratio निकालेंगे is equal to the ratio of and absolute permeability of vacuum। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग काई बोलते हैं, CHI। CHI दरअसल ये ऐसा है,
ग्रीक लेटर है, ये स्ट्रेट है और ये ऐसा है, पर अगर आप चाहें तो एक्स भी कह सकते हैं, पर इसको काई बोलते हैं। इस लाइन को स्ट्रेट रखना है, इसको थोड़ा टर्न रखना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। हम किसी भी सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, कितने आसानी से या कितनी मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है, वो उसकी पहचान होगी ससेप्टिबिलिटी से। रिपीट, हम किसी भी सब्सटेंस को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेता है। तो वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करेगा आसानी से या मुश्किल से, उसको हम पता करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। अगर किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो उसका मतलब होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा और स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, इजीली मैग्नेटाइज होगा। पर अगर किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है तो उसका मतलब होता है कि वो मुश्किल में मैग्नेटाइज होगा और कम मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो ससेप्टिबिलिटी दरअसल आप बोल सकते हो कि ये हाउ इजीली और हाउ डिफिकल्ट अ सब्सटेंस मैग्नेटाइज इसको बताता है, राइट। तो हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस describes describe the ease. I mean how easily ease of magnetization of equation when the substance is placed in a magnetic field. ठीक है। नाउ हमको ध्यान रखना है, हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। दरअसल जब किसी मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन यानी कि I के प्रोपोर्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इस प्रोपोर्शन टू होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू होता है H। और आप जानते हो जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन लगता है वहां हम एक कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा के एक कांस्टेंट दिया काई, उसको H बोलते हैं। यहाँ पे उसको लिखते हम लोग हियर chi m और x m is a unitless and dimensionless quantity, which is called magnetic susceptibility of the substance। तो ये यूनिटलेस इसलिए क्योंकि आपको बताया मैंने कि I और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस दोनों की यूनिट सेम होती है, एम्पीयर पर मीटर। इसी यूनिटलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना, प्लीज नोट कीजिए, फिर बताता हूं। फिर इसके बाद आप याद देखिए ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग और ये फॉर्मूला सबको याद रखना चाहिए। उसके बाद लिख सकते हैं इसको xm या chi m इक्वल टू I अपॉन H हो सकता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और अगर हम लोग H की वैल्यू 1 पुट कर दें तो xm इक्वल टू I हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। देखिए अगर हम लोग इसको H को डिफाइन कर सकते हैं ऑल्सो, अच्छा यहाँ तक देखिए। फिर देखिए I इक्वल टू chi m H है, सो आप लिख सकते हैं chi m इक्वल टू I अपॉन H।
ठीक है। इफ H इज इक्वल टू 1 देन हम लिख सकते हैं देन chi m susceptibility इक्वल टू I, यानी ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू 1। समझ सकते हैं इसको ससेप्टिबिलिटी ऐसे लिखा जा सकता है। सो ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी may also be defined as magnetization of a substance per unit magnetic intensity of the magnetizing field इन सब टर्म्स का बनना जरूरी है ताकि आपको मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने में आसानी हो। प्लीज नोट कीजिए। द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक इंडक्शन। हम किसी भी सब्सटेंस को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है और सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन की वजह से एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। मान लीजिए कि वैक्यूम में एक मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट और उस पर हमने किसी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा हुआ है तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। यहां पर आप देखिए B नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है अ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और ये सब्सटेंस हमने इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा हुआ है। उसकी वजह से कुछ एडिशनल इसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से इस सब्सटेंस में कुछ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है इसको हम लोग BM बोलते हैं। BM कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में है जबकि बाहर उसके अगेंस्ट है। इसलिए इस सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B नॉट प्लस BM। B नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो पहले से वैक्यूम में है और BM मैग्नेटिक फील्ड है जो डेवलप्ड हुआ है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस जो होता है वो जाता है B इज इक्वल टू, ये डायग्राम बना लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए कि when a substance is placed in a magnetic field B नॉट इस वैक्यूम में इन वैक्यूम एन additional magnetic field BM is produced inside the substance in the same direction of external magnetic field. So net magnetic field हम कहते हैं, हम कहते हैं कि net magnetic field inside the substance, देखता हूं मैं कैंसिल एक कट रहा है, ये हो जाएगा आपका नेट मैक्सिमम इन दिस सब्सटेंस इक्वल टू B इज इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक B नॉट प्लस B। इस B को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। B इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। प्लीज नोट कीजिए। द नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव परमिबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड
और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होती हैं। दरअसल ये म्यू आर है, आपको ध्यान रखना है कि म्यू नॉट जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर है, ध्यान रखना वैक्यूम है। और म्यू नॉट की वैल्यू आप आपको याद है, हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। जबकि म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है और दो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, इसलिए म्यू आर जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी, ध्यान रखना। म्यू आर क्या होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस है। म्यू आर को हम लोग कहते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, परमिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, और म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है। म्यू आर इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनल क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। म्यू आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, वो मटेरियल उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, 500 to 1000, इसलिए बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं आयरन से मटेरियल, आयरन निकल कोबाल्ट जैसे, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। रिलेटिव परमिबिलिटी का वही रोल है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। प्लीज नोट कीजिए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जब भी किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक एडिशन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन। वैक्यूम में कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, उसमें हमने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया, और उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया बीएम inside the substance in the same direction of the external magnetic field B naught. तो total magnetic field in the substance हो गया B is equal to B naught plus BI. Now लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, B is equal to, तो B naught की लिख सकते हैं हम लोग mu naught H, और BM होता है mu naught I होता है। Now put I is equal to जो हमने पढ़ा susceptibility XM H हो जाता है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट काई M H। म्यू नॉट H कॉमन आ सकता है, तो हम देखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट H कॉमन आ गया, और 1 प्लस बचा काई M, राइट। अब आप देखिए हमने B नॉट को म्यू H को कब बना, तो म्यू नॉट H के प्लेस हम लोग B नॉट पुट कर सकते हैं, तो लिखिए पुट म्यू नॉट H इज इक्वल टू B. B naught is equal to B. You will get B is equal to, sorry, B naught. B naught H is equal to B naught. B is equal to B naught 1 plus chi M, or B upon B naught is equal to 1 plus chi M. This is equation number 1. और रिलेटिव परमिबिलिटी को हमने डिफाइन किया है इस तरह से, ऑल्सो B naught B upon B naught is equal to relative permittivity of the substance, equation 2. Equation 1 and 2 हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। हम कहेंगे comparing equation 1 and 2 you will get mu r is equal to 1 plus chi m। इसको नोट कीजिए, mu r और xm दोनों यूनिटलेस एंड डायमेंशन क्वांटिटी है। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी और काई एम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। प्लीज नोट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम किसी भी सब्सटेंस को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करते हैं, और उनके बिहेवियर्स के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
which are diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं on the basis of the behavior of the substances in an external magnetic field, the substances or materials are classified in three categories, in three parts. Number one is diamagnetic substances or materials. Number two is paramagnetic substances. And third is ferromagnetic substances. तो हम लोग इन तीनों मटेरियल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, फिर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लीज नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, फील्डली रिपेल होते हैं। अगर उनको किसी एक्शन फील्ड में रखेंगे तो वो दूर जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम लोग किसी एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से दूर जाती हैं और कॉन्सिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिड्यूस जाता है। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स कोई भी एक मैग्नेट जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को रिपेल करता है। हम जानते हैं कि मैग्नेट आयरन निकल जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर एक मैग्नेट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की तीन चार प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्शन फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिपेल होती है, उनसे दूर जाने की कोशिश करती हैं और इसी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। प्लीज नोट कीजिए इसको। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की और दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है, वो आप याद रख लीजिएगा। किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्शन फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को एक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करता है। अगर हम लोग ने मान लिया नंबर 3 एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक बार या डायमैग्नेटिक रॉड या डायमैग्नेटिक बार को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्री सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर अलाइन करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होती है और उनकी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी जो होती है वो वैक्यूम की परमिबिलिटी से कम होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं डायमैग्नेटिक का एक्सप्लेनेशन कि डायमैग्नेटिक कैसे डेवलप होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिज्म में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। जितने भी एटम्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं।
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी पेयर के एक दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम लोग यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से डायमेंशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किसी भी डायमेंशन एक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का एक पेयर लिया और एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। मान लीजिए कि ये एटम का एक इलेक्ट्रॉन ये है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो होगा। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, उससे यहाँ पे करंट डेवलप होता है। और दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट में सेम वेलोसिटी मूव कर रहा है, उसकी वजह से भी करंट डेवलप होता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होता है वो ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में एक पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एक पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कॉन्सिक्वेंटली नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पेयर जो है वो जीरो हो जाता है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और एक पेयर का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया है, इसलिए पूरे एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पर जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एफ क्यू वी क्रॉस पी। या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो एफ बी इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस पी लगेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि किसी एक पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट में भी फर्क आता है और मैग्नेटिक मोमेंट में भी फर्क आ जाता है। तो अभी क्या होगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, इस एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के अपोजिट है मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो अब हम लोग मान लीजिए डिफरेंस निकालें इनका डेल्टा एम। तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो अब आएगा वो आएगा डेल्टा एम, पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट माइनस दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एम माइनस डेल्टा एम, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एम इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? आप ये एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन लिखना और फिर इसमें आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये डायग्राम बनाना। ये वाला पहला वाला डायग्राम है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दूसरा वाला जो डायग्राम है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वाला थोड़ा गैप से आप बनाएंगे इसमें, और ये है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर m माइनस एन जीरो का बेटा ध्यान पहले, बाद में ये इतना है, और ये जो 2m डेल्टा m है ये एक्सटर्नल के एब्सेंस में। तो आप बना लीजिए डायग्राम, फिर जगह नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और आप जानते हैं कि एक पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस वजह से एक पेयर की जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट करंट भी इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। कॉन्सिक्वेंटली एक पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो इक्वल इन मैग्नेटिक और अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए एक पेयर का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है जीरो। और ऐसे करेंगे तो किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी पेयर हैं, हर पेयर का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो रहा है तो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं तो एक पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एफ बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से, और ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला इक्विवेलेंट करंट है उसको इंक्रीज करता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इक्विवेलेंट को वो घटा देता है। कॉन्सिक्वेंटली एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक ही पेयर के दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो पहले तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल थे m एंड m, तो वो जीरो हो गया, पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ये आप लिख लेना, फिर बताऊंगा मैं बाद में ये
इसके बाद में क्या होगा, मैग्नेट लगाने के बाद एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m प्लस डेल्टा एम हो जाएगा, जबकि दूसरे का m माइनस डेल्टा एम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 डेल्टा एम हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट। तो इस लाइन के बाद ये वाली लाइन लिखना आपको कि शुरू में तो मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो जीरो था, दोनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल थे, पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक का मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा बढ़ गया और दूसरे का थोड़ा घट गया। कॉन्सिक्वेंटली ये 2 डेल्टा एम जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे एक्वायर हो गया, जो कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के एक्सल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इस वजह से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जब उनको एक्सल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से फीबली रिपेल होते हैं। प्लीज नोट कीजिए। एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं पिस्टन, कोबाल्ट, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड एसटीपी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जब बहुत सारे मेटल्स और मटेरियल्स हैं, जब उनको बहुत लो टेम्परेचर तक उसको कूल करते हैं तो वो सुपर कंडक्टर भी बन जाते हैं और परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के फॉर्म में, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। किसी भी मटेरियल में परफेक्ट डायमैग्नेटिक मिलना एट वेरी लो टेम्परेचर, जो मेटल्स और गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें वो सुपर कंडक्टर बिहेव करते ही हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के भी यूज करते हैं। और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में परफेक्ट डायमैग्नेटिक का मिलना जो है उसको हम लोग कहते हैं मीजर इफेक्ट। मीजर एक साइंटिस्ट थे और क्योंकि उन्होंने सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया, सॉरी डायमैग्नेटिक को डिस्कवर किया था, इसको मीजर इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि द फिनोमेनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज नोन एज मीजर इफेक्ट। और मीजर इफेक्ट का यूज जो है कई जगह पे यूज होता है, और सबकी जो यूज अभी होता है वो मैग्नेटिक लेविटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन्स में यूज होता है। तो प्लीज इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिज्म की थ्योरी कि उसका एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे डेवलप हुआ है। Paramagnetic substances. Paramagnetic substances are those which get weakly magnetized in the direction of the external magnetic field when they are placed in external magnetic field. Paramagnetic materials have substances to move from a region of the weak magnetic field to the region of strong magnetic field. Some properties of the paramagnetic materials are as follows. Number one, paramagnetic materials are weakly attracted by magnets. Number two, property number two, a freely suspended paramagnetic rod align itself parallel to the external magnetic field. Property number three, if a paramagnetic material is subjected to an external magnetic field, the magnetic field lines prefer to pass from a paramagnetic substances rather than its surroundings. तो आप इतना लिख लीजिए, फिर इसकी नेक्स्ट और बाकी की प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। प्लीज राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 आप लिख लीजिए बेटे लोग, जो मैंने बता दिया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो एक्शन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्शन उनके इसके बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मटेरियल। फिर हम लोग इसकी परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी लिख लेते हैं, जो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 की है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। हम किसी भी सब्सटेंस को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं तो वो कितने आसानी से या कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, बहुत कम होती है लेकिन पॉजिटिव होती है। तो आप लिख सकते हो दी ससेप्टिबिलिटी और द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको अपन डिनोट करते हैं काई से, इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होती है, और उस मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उससे ज्यादा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से ज्यादा होती है। सॉरी,
किसी भी पैरामेट्रिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी से कम होती है और डेफिनेटली पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। और नंबर 5, इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, द रिलेटिव परमिबिलिटी of paramagnetic substances या paramagnetic materials is also greater than 1, is greater than 1। सॉरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो लिख दिया मैंने 1 is greater than mu r is greater than 1 plus epsilon। ये बोर्ड में आने स्क्रीन में आने तो मैंने यहाँ लिख दिया था, प्लीज नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस, तो पैरामेट्रिक सब्सटेंस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सोडियम आप लिख सकते हो, सम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एल्यूमिनियम वर्ड्स में लिखेंगे हम लोग, आप लिख लीजिएगा वर्ड्स में। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी और एनटीपी, कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा, एग्जाम्पल्स। तो ये पैरामेट्रिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग करते हैं पैरामेट्रिक मटेरियल्स के लिए क्यूरी लॉ और क्यूरीस लॉ, क्योंकि क्यूरी ने इनको डिस्कवर किया था। क्यूरीस लॉ देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटाइजेशन, एक वर्ड आपको याद होगा, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन जो होता है इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी भी एक्शन मैग्नेट में प्लेस करते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है और कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर कर लेता है। दिस एक्वायर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन और समटाइम्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन को हमने डिनोट किया आई से। सीबीएस एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो उसको डिनोट किया गया एम से, लेकिन कैपिटल एम हम ऑलरेडी मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए सिंबल यूज कर चुके हैं, इसलिए हमने आई से इसको डिनोट किया। तो क्यूरी लॉ है, क्यूरी ने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे देखा, इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामेट्रिक सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कुछ लोग बी नॉट का जिक्र नहीं करते हैं और क्यूरी लॉ को सिर्फ ऐसे कहते हैं कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामेट्रिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो क्यूरीज लॉ ये है। मैग्नेटाइजेशन of a paramagnetic substance is directly proportional to the magnetic field in vacuum actually। बी नॉट कुछ लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं क्यूरीज लॉ में, आपको देखिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बताते, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the absolute temperature of the substance। तो बहुत से बुक्स में सिर्फ जिक्र ऐसा होता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है, पर हम लोग बी नॉट बाई टी लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिख सकते हैं कि पैरामेट्रिक मटेरियल का आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी नॉट अपॉन टी के। राइट, हम सब जानते हैं कि जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है वहां पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी।
राइट। देखो इसको C इज ए कांस्टेंट, I इज इक्वल टू C B नॉट बाई T। C इज ए कांस्टेंट जिसको कहते हैं हम लोग द C इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक, क्यूरीज कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो I इज इक्वल टू Xi x, हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू पल, जिसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, I इज इक्वल टू एक्स एच Xi x लिख सकते हैं, और B नॉट को हम लोग म्यू नॉट कैपिटल H लिख सकते हैं। तो प्लीज यहां तक लिख लीजिए, जगह नहीं है फिर मैं दिखाता हूँ। चलिए अच्छा लिखते जाइए आप लोग, फिर मैं लिखते हैं। तो हम इसको भी, ये तो आपने लिख लिया होगा एग्जाम्पल्स में, तो हम इसको थोड़ा और लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम लोग करते हैं पुट, ये आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं आ रहा है। पुट I is equal to Xi h and B naught is equal to mu naught h। तो हमको मिलेगा ये एक्सप्रेशन, हमको मिलेगा I is equal to, प्लेस में देखो I की प्लेस में लिखा हमने ससेप्टिबिलिटी इनटू h, लिखा हमने ससेप्टिबिलिटी इनटू h इज इक्वल टू कैपिटल C, और बी नॉट के प्लेस पे हमने पुट किया म्यू नॉट एच अपॉन कैपिटल टी। तो ये एच से एच कैंसिल हो गया बेटा, तो आपको मिलेगा therefore मिलेगा Xi इज इक्वल टू, क्यूरी लॉ जो है इसको कैन रिड्यूस इन दिस फॉर्म, C म्यू नॉट बाय कैपिटल टी। प्लीज नोट कीजिए। और फिर हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन कि कैसे मटेरियल्स में पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। प्लीज नोट कीजिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म बहुत ही आसान है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप जानते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन और ऑर्बिटल मोशन न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके एटम्स में या आयंस में, समटाइम मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हर एक सिंगल एटम, इंडिविजुअल एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है ड्यू टू सीजलेस थर्मल वेलोसिटीज। तो रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। पर जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, स्पेशली एट द लो टेम्परेचर में पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपने बिहेवियर को काफी अच्छी से शो करते हैं। तो लो टेम्परेचर पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, तो जितने भी एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सिक्वेंटली पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड देखा जाता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड इट। तो हम लोग लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ईच एटम और आयन और मॉलिक्यूल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस has some magnetic moment due to its unpaired electron, unpaired, right? In the absence of external magnetic field, the absence of external magnetic field, these
atomic magnetic moments, these atomic these atomic magnetic moment are randomly oriented। तो उसका रीजन है सीसलेस, जिसको रोका ना सके, थर्मल का due to ceaseless thermal motion, due to ceaseless thermal motion of atoms, थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन लेकर तो जाएंगे बेटा कि हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। बट व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल when a paramagnetic material is placed in a strong magnetic field, placed in a strong magnetic field V0 at a lower temperature, the atomic magnetic moments are align themselves in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field. So external magnetic field. So the magnetic field. So the magnetic field inside the substance is stronger than field outside the substance. outside प्लीज नोट कीजिए। और अब हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में, प्लीज नोट कीजिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखिए डायमैग्नेटिज्म का रिवर्स प्रोसेस होता है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म का अपोजिट होता है पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म का स्ट्रॉन्गर फॉर्म होता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं दोज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रांगली उनकी टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ द वीक मैग्नेटिक फील्ड टू रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करता हूं, वो है हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, पर कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं कि उनमें मैग्नेटिज्म बच जाता है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जिन मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन बच जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम लोग हार्ड
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बेस्ट एग्जांपल है एल्निको, ALNICO। यहां लिखा नहीं है, मैं लिखा दूंगा, आप सुन लीजिए। एल्निको से आप याद रखना ALNICO में कि AL फॉर एल्यूमिनियम है, NI फॉर निकल है, एंड CO फॉर कोबाल्ट एंड कॉपर है। एल्निको एक एलॉय है आयरन का, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट 80 to 90% आयरन होता है, और रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें मिलाया जाता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। तो इससे हम लोग बनाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये इसमें मैग्नेटिज्म बच जाता है इवन आफ्टर द रिमूवल मैग्नेटिक फील्ड। पर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सटर्नल फील्ड में रखें हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेट को हटाते हैं तो इनका मैग्नेटिज्म डिसअपीयर हो जाता है। इसे हम लोग सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। आप यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। एग्जाम्पल ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एल्निको है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हो प्लीज। एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड फेरो मैग्नेटिक substances is एल्निको। which is an alloy of iron, aluminium, nickel, cobalt and copper, जो एक आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इट इज, पहले आप लिख लीजिए, इट इज एन alloy of आयरन। आयरन तो हो गई, आयरन बेस्ट एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। तो आप लोग को मैं एक हिंट दे सकता हूं। अब ये हिंट थोड़ा आप सब लोग याद कीजिए कि एल्निको में ना, एल्निको ऐसे याद कर लीजिए अगर आप सकते। एल्निको में AL फॉर एल्यूमिनियम है, इसमें आपको याद रखना है। AL है फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, NI फॉर है निकल, एंड CO फॉर है कोबाल्ट एंड कॉपर। या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल है वो है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और आप लिख सकते हो एग्जांपल ऐसे जहां लिखते हैं आप लिखना एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। एक दो और भी होंगे, इज सॉफ्ट आयरन, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम एंड Fe2O3। तो अगर हम लोग इन जनरल लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, जगह हमारे पास, उसके नीचे लिखना है। चलो यहां जगह एग्जांपल्स ऑफ, राइट नाउ हम सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक, से कोई पूछे फेरोमैग्नेटिक लिखा हूं, फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कोई पूछे आपसे तो इसके एग्जांपल आपको लिखना है। इसके एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट
कोबाल्ट, गैडोलीनियम, जीडी बोलते हैं दोस्तों, जीडी इसका सिंबल है और बोलते हैं इसको एक्चुअली गैडोलीनियम है, गैडोलीनियम एंड Fe2O3, देखिए प्लीज, देखिए प्लीज। रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज अबाउट 1000, जिसका मतलब होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अबाउट 1000 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन एयर वैक्यूम। तो आपको ध्यान रखना, तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव, प्लीज लिखिए, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ferromagnetic substances or materials, ferromagnetic substance is about 1000, is about 1000, mu r is equal to 1000। हम चाहे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टेबल है जो आपको बनाना, अगर आप बनाना है तो बना सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ले लिया, यहां पे हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फिर यहां पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और आखिरी में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। आप हम लोग पढ़ चुके हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, तो वो होती है लेस देन 1। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी लेस देन 0, सॉरी नेगेटिव होती है, ठीक है। और -1 मैक्सिमम, मिनिमम -1 हो सकती है, जिसको हम लोग परफेक्ट डायमैग्नेटिक्स बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, 0 से -1 के बीच में होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है μr, वो 1 से 0 के बीच में होती है। और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है नंबर 3, वो वैक्यूम की परमिबिलिटी से भी कम होती है, म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो है 0 से ज्यादा होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, बट 0 से एप्सिलॉन के बीच में होती है। एप्सिलॉन जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 मतलब होता है वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जबकि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है μr, वो 1 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1 के बीच में होती है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी से ज्यादा होती है। और जहां तक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात है तो इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है 1 से, और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू जो है वो वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी से भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं, प्लीज बनाइए। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिज्म का जो एक्सप्लेनेशन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनमें उनके सभी एटम्स, आयन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब हर एक एटम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक एटम की तरह बिहेव करता है, जिसको एटॉमिक मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम का जो एटॉमिक जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल की वजह से होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की में जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है
कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के हर एक एटम जो है वो एक दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, पर उनका आपस में इंटरेक्शंस नहीं होता है। उनकी अलाइनमेंट के लिए हर एक एटम के लिए इंडिविजुअल प्रोसेस हमको लगानी पड़ती है। हर एक एटम को हर एक एटम इंडिविजुअली एफर्ट करता है अलाइनमेंट के लिए जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक बड़ी खास बात ये देखी गई है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का कोई भी एटम जो है वो अपने नेबर एटम के साथ भी इंटरेक्ट करता है और छोटे छोटे रीजन्स में बन जाता है। वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको डोमेन बोलते हैं। एक डोमेन की जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर के रेंज के आसपास होती है। एक डोमेन में तकरीबन 10⁻11 यानी कि 0.1 बिलियन 10 करोड़ 100 करोड़ के आसपास एटम्स होते हैं। एक डोमेन में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। इसीलिए एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो डोमेन्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है तो इसमें छोटे छोटे से हिस्से हैं इनके अलग अलग पार्ट के इस तरह से, और इनके किसी भी तरह से ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं भैया, जिनको हम लोग छोटे रीजन को बोलते हैं डोमेन कहते हैं हम लोग। और इनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस डिफरेंट होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अलग डायरेक्शंस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस होती है। ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो सभी डोमेन्स जो हैं वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। खासकर वो डोमेन्स बहुत ग्रो होते हैं जिनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पहले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक की डायरेक्शन में है। तो ये डोमेन्स जो होते हैं इन सबकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस में प्लीज बनाइए। ये है इन दी और when external magnetic field is applied। बनाएंगे फिर इसके बारे में लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैंने आपको समझाया लिखा हुआ है, जैसे कि ईच एटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल substances has magnetic moment due to its unpaired electrons. However, the atoms interact one another in such a way they spontaneously align themselves in a common direction over a small volume called domain। तो आपको ध्यान रखना है स्पॉन्टेनियसली जो वर्ड है ना, अक्सर कोई भी फिजिक्स में प्रोसेस होती है तो उसमें आपको स्पॉन्टेनियस या स्टिमुलेटेड वर्ड मिलेगा। तो अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस हो रही है तो वो मतलब नेचुरली हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। और अगर कोई चीज स्टिमुलेटेड है तो उसको हमने बाहर से एक्सटर्नल एफर्ट्स किए हुए हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यही खास बात है कि उसके जो एटम्स हैं वो अपने नेबर एटम से एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट होते हैं कि एक रीजन बनाते हैं वो, और उस रीजन जिसको हमको डोमेन कहते हैं, जिसकी थिकनेस जिसकी साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर होती है, उसमें सारे के सारे एटम सेम डायरेक्शन में होते हैं। एक डोमेन में अबाउट 10⁻11 एटम्स होते हैं, यानी कि लगभग 10 करोड़ एटम्स होते हैं। और इन एटम्स की खास बात होती है कि इनके सबके मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शंस में होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि इसको 10⁻11 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर एक डोमेन मैग्नेटिक फील्ड से में अलाइन हो जाता है तो बहुत ही ह्यूज वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इसमें एक्वायर कर देता है। वेल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये सारे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस भी डिफरेंट होती है। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो जीरो होता है। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को
किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं या अप्लाई करते हैं, तो सारे डोमेन्स जो होते हैं वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइन करने लगते हैं। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये भी होता है कि जिन डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में होती है वो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज आप इसको लिखिए, यहां लिख लेते हैं। The domains align their magnetic moment in the direction of external field. Simultaneously एक चीज और होती है, simultaneously the domains having magnetic moment in the direction of external field grow, ये होते हैं grow on the cost of other domains. ये ज़ोमिंग थ्योरी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। प्लीज नोट डाउन। Temperature dependence of ferromagnetic. Ferromagnetic property depends on the temperature. कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके मैग्नेटिज्म रिड्यूस होने लगती है। जैसे जैसे किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसका डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, बिगड़ने लगता है। कॉन्सिक्वेंटली उसका फेरोमैग्नेटिज्म भी कम होने लगता है, मैग्नेटिज्म रिड्यूस होने लगता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, राइट। तो हम थोड़ा देखते हैं, देखो ferromagnetic property depends upon temperature. When a ferromagnetic substance is heated up, its domain structure, its domains are disintegrated. So the magnetism or magnetization of the substance धीरे धीरे gradually substance is gradually decreased. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्यूरी टेम्परेचर हम कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो इसकी टेबल यहां लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर। at a certain temperature, at a particular temperature, at a certain temperature, it is the temperature, certain temperature, the ferromagnetic
ferromagnetic substance is converted into a paramagnetic substance. कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, Fe2O3 एंड गैडोलिनियम के क्यूरी टेम्परेचर भी हम लोग यहां देख लेते हैं। तो लिख सकता हूं ये क्यूरी टेम्परेचर टेबल लिख सकते हैं, यहां बना लेता हूं जगह नहीं, ठीक है। दी क्यूरी टेम्परेचर of some ferromagnetic substances are given below। एक टेबल ऐसे बना लीजिए आप इसमें, और यहां पे लोग लिख लेते हैं, यहां पे मटेरियल और यहां पे उनका क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और यहां पे लिखते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जिसको टीसी से डिनोट किया जाता है। क्यूरी टेम्परेचर टीसी, ठीक। कोबाल्ट, आयरन, Fe2O3, ये क्यूरी टेम्परेचर जैसे रिड्यूस होते गए ना, सबसे ज्यादा कोबाल्ट की होता है, उसके साथ देखते हैं Fe2O3, निकल, और उसके बाद गैडोलिनियम Gb। तो कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर होता है 1394 केल्विन होता है, केल्विन में ध्यान रखना। फिर 1043 केल्विन होता है आरएन के लिए। Fe2O3 के लिए इसकी वैल्यू होती है 893 केल्विन। निकल के लिए इसकी वैल्यू होती है 631 केल्विन, और गैडोलियम की इसकी वैल्यू होती है 370 केल्विन। प्लीज नोट कीजिए। एक लास्ट पार्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर जब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है, यानी कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अबव क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो दी जाती है x इजिकल टू और काई इजिकल टू c अपॉन t माइनस टीसी। तो ये और पॉइंट है वो लिख सकते हैं, लिखना दी ससेप्टिबिलिटी ऑब्वियसली मैग्नेटिक susceptibility of ferromagnetic substances above Curie temperature, above Curie temperature, above Curie temperature is given as psi is equal to chi is equal to capital C upon T minus Tc, where T is greater than Tc। T सब्सटेंस का टेम्परेचर है और ये क्यूरी टेम्परेचर। तो जब बॉडी का टेम्परेचर सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस प्लीज नोट कीजिए। तो हमने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, वो हम डिस्कस करते हैं। प्लीज आप देखिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को। प्लीज पहले आप इसको नोट कीजिए। ससेप्टिबिलिटी के बारे में, कैपिटल T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक अबव क्यूरी टेम्परेचर। आप चाहे तो लिख सकते हैं T इज गिवन दिस। नोट कीजिए प्लीज। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, ध्यान रखना आप लोग। हिस्टैरिसीस means lagging behind,
पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, लैगिंग बिहाइंड होता है। यह होता है किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी H है। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है और हमने ये मान लिया एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या स्पेसिमेन है। तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी H है। इस H को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 100, 200, 300, 400 ऐसे यूनिट्स को ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं। और इस मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है इस एक्शन फील्ड की वजह से, उसको भी नोट किया जाता है। मतलब एक टेबल हम बना लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी H है और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है हम उसको नोट करते जाते हैं, उसके मैग्नेटाइजेशन को, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं ग्रेजुअली एक डायरेक्शन में 100, 200, 300, 400, 500। तो हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट एंड सो ऑन। ठीक, और इसको एक करस्पॉन्डिंग नोट करते जाते हैं। तो एक समय के बाद हमको ऐसा पता चलता है कि ये जो हमारा स्पेसिमेन है वो जितना मैग्नेटाइज हो सकता था, जितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता था आ चुका था और फिर बी का बढ़ना रुक जाता है। बी शुरू में बढ़ता है ग्रेजुअली, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अब इसमें बी नहीं बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड H में रखने पर इस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो पहले बढ़ता है, फिर सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि इस मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ना बंद हो गया है तो हम H को बढ़ाना बंद कर देते हैं और उसको ग्रेजुअली घटाते हैं 300, 200, 100 एंड 0, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन, इसको -H लगा दी, ये +H है, मतलब कि -100 अपोजिट डायरेक्शंस में। और अपोजिट डायरेक्शंस में एक्शन फील्ड को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है 100 यूनिट, 200, 300, 400 और करस्पॉन्डिंग बी को फिर हम लोग नोट करते हैं और फिर उसको वापस घटा के हम लोग 0 तक लेके आते हैं। मतलब एक डायरेक्शन पे हमने, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने किसी एक डायरेक्शन पे बढ़ाया 1, 2, 3, 4, 5, देन रिड्यूस किया 4, 3, 2, 1, 0, फिर उस एक्शन फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन को ग्रेजुअली बढ़ाया -1, -2, -3, -4, -5 फॉर एग्जांपल, और फिर रिड्यूस किया -4, -3, -2, -1। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ हिस्टेरिसिस। और इस वन साइकिल में जो हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें किस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज हुआ है उसको हम नोट करते हैं और उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जो BH ग्राफ है फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं, जो लगभग ऐसा होता है। हर मटेरियल के अलग अलग होता है पर किसी टिपिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा होगा, ऑलमोस्ट ऐसा, ऑलमोस्ट ऐसा। यहां पे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड को वैसे बढ़ाया +H, इसे हम कह सकते हैं -H, इसे कह सकते हैं +B और इसे हम कह सकते हैं -B। ठीक, ये O और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट है A, एरो को ध्यान देखिए, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, उसके बाद ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है F। और इनके एरो की डायरेक्शंस भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। A B C D, ये E, ये F और E। आप इसको बनाइए फिर मैं बताता हूं। इसको कहते हैं लोग हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व और हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं फॉर एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। प्लीज इसको बनाइए फिर मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर हमको दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वो हम लोग एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको बताता हूं। और जो दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो है, एक तो वर्ड हम यूज करते हैं रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी जिसको कुछ लोग रेमेनेंस भी बोलते हैं, रेमेनेंस, रेमेनेंस। और दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी।
ये मुझे बताओ प्लीज, एक ग्राफ बनाइए। तो इस ग्राफ के बारे में हमको ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की, ये ग्राफ आप समझ लीजिए, बहुत सफिशिएंट होगा। तो आप देखिए कि इस ग्राफ की शुरुआत O पॉइंट से हुई है। शुरू में जब हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था तो हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H वो भी 0 है और B दोनों 0 एट द इनिशियली एट पॉइंट O, चेक कर सकते हैं एट पॉइंट O आप देखोगे यहां पर एक्सटर्नल फील्ड भी 0 है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी 0 है। फिर हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, H को हमने ग्रेजुअली बढ़ाया तो मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ना चालू हो जाता है और पॉइंट ए पर जाकर मैग्नेटिक मटेरियल जो उसमें सैचुरेशन आ जाता है, मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल में और मैग्नेटाइज होना और ज्यादा होना बंद हो जाता है, वो सैचुरेटेड मैक्सिमम लेवल पहुंच जाता है। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग घटाते हैं, तो घटाते हैं तो देखिए आपको बी पॉइंट मिलता है। आई एम श्योर आप सब बच्चे समझते हैं कि पॉइंट बी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। पॉइंट बी को आप ध्यान से देखिए, पॉइंट ओ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, तो यहां पर एच भी 0 है और बी भी 0 है। पर पॉइंट बी को आप देखिए, पॉइंट बी को ध्यान से देखिए कि पॉइंट बी में का एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, मतलब पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर एच 0 है, इस पॉइंट पर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी आप देख सकते हैं एट पॉइंट बी एच 0 है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, बट बी जो है ना इक्वल टू है ओबी। देखिए इस ओबी को हम कहते हैं रेटेंटिविटी, ओबी को कहते हैं हम लोग रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी। हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें और उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हमने हटा दिया पूरी तरह से, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। द मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज कॉल्ड रेमनेंस और रेटेंटिविटी, जो हम लोग लिखते हैं। फिर आप देखिए ध्यान से कि अब हमने क्या किया कि इस H को ना अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चालू किया और रिड्यूस करते 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 अब देखिए ध्यान से पॉइंट सी को देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी जो है उस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट सी जो है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखिए एट पॉइंट सी देखेंगे आप, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि b 0 है, ठीक है। तो b पॉइंट पर तो मटेरियल का मैग्नेटिज्म 0 नहीं था, तो जितना मैग्नेटिज्म उस मटेरियल में बच गया था उसको खत्म करने के लिए हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ा। तो सी पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिज्म बच गया था वो खत्म होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओसी को कहते हैं हम लोग, ओसी को कहते हैं हम लोग कोएक्सिविटी कहते हैं, कोएक्सिविटी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड applied in opposite direction to reduce, to neutralize the remanence or retentivity of the material। जो स्पेसिमेन है उसमें जो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच गया है उसको खत्म करने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है उसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी। प्लीज ये सिर्फ 2 डेफिनेशन आप याद रखना, फिर मैं बताते हैं। प्लीज को बनाइए, फिर मैं दोनों की डेफिनेशन लिखा देता हूं, नोट कीजिए फटाफट सब लोग। तो ये पहली डेफिनेशन है रेटेंटिविटी, और रिमेनेंस, ठीक है। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड remains inside a ferromagnetic substance, after the removal of external magnetizing
दूसरा डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी कोएर्सिविटी इट इज द intensity of magnetizing field, external field. It is the intensity of magnetizing field applied in opposite direction. To neutralize retentivity of the substance. Please note कीजिए। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी लंबे समय तक रिटेन करती है एट दी रूम टेम्परेचर। मतलब इनमें एक बार मैग्नेटिक उनको मैग्नेटाइज कर दें तो लंबे वक्त तक वो मैग्नेटाइज रहते हैं, ध्यान रखना। ऑन दी अदर एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो उनका मैग्नेटाइजेशन जल्दी से डिसअपियर हो जाता है। तो पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में कहते हैं। हम लोग परमानेंट the substances which retain their ferromagnetic property for long duration, long period at a room temperature, at a normal temperature, at room temperature are called permanent magnets. हिस्टैरिसीस कर्व से हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को चूज कर सकते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनका हिस्टैरिसीस कर्व वाइड होता है। दरअसल एरिया कवर्ड बाय द हिस्टैरिसीस कर्व जो है इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस इन वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। अगर किसी मटेरियल का हिस्टैरिसीस कर्व वाइड है तो मतलब वो बहुत मुश्किल में मैग्नेटाइज हुआ है। और ये देखा गया कि जो परमानेंट मैग्नेट्स के मटेरियल्स होते हैं वो थोड़ी मुश्किल में मैग्नेटाइज होते हैं, पर एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाए तो काफी लंबे समय तक उनमें मैग्नेटाइजेशन रहता है। परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स जो बनाए जाते हैं उनकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज्यादा होना चाहिए। तीनों चीज ज्यादा होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी और हाई परमिबिलिटी। हाई रिटेंटिविटी होने से वजह से उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रहता है। हाई कोर्सिविटी होने का मतलब होता है कि उनके मैग्नेट को अब वो आसानी से खत्म नहीं होगा। उनके मैग्नेटाइजेशन, उनके अंदर जो बचा हुआ है मैग्नेटाइजेशन, उसको हटाने के लिए हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी मुश्किल से वो निकलेगा और वो परमानेंट मैग्नेट के लिए जरूरी है। और उनकी परमिबिलिटी भी हाई होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं the material used for the substances of permanent magnet should have high retentivity, high coercivity and high permeability होना चाहिए।
जिन मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है वो है स्टील बेस्ड मटेरियल है, स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको और टिकोना, इनसे यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हैं तो जिनसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, स्टील, 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 कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील, एक एल्निको जो अपन ने पढ़ा है ना, एल्निको, और एक होता है टिकोनार एक्सेट्रा। प्लीज नोट कीजिए, टिकोनाल, नोट कीजिए प्लीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन मटेरियल से बनाया जाता है जिनकी रेटेंटिविटी कम होती है, ताकि जैसे एक्सटेंसिटी को हटाया जाए वो उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। लो कोर्सिविटी भी होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिज्म बच गया है तो वो आसानी से एक्सटेंसिटी के थ्रू हट जाए, बट उनकी परमिटिविटी हाई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो मटेरियल सुटेबल होता है, इट शुड हैव लो रेटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी एंड हाई परमिबिलिटी। सॉफ्ट आयरन इसकी बेस्ट मटेरियल है जो यूज किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जहां पर खासकर आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि वो ट्रांसफार्मर में बहुत स्पीड से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की साइक्लिंग की प्रोसेस चलती है, जहां पर एक बहुत अच्छे सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको देखेंगे सॉफ्ट आयरन बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, टेलीफोन। जहां पे भी स्पीकर या माइक होगा वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जरूर यूज होगा। तो ये चैप्टर अब समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।